तो वहाँ की जो ट्राइब्स थी वो सब मतलब क्या हो गई थी, एकदम अनहैप्पी थी ब्रिटिश रूल्स से, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कि उनके जो कल्चर्स वगैरह होते थे ट्राइब्स के, वो सब मतलब सबसे डिफरेंट होते थे, उनके जो रिचुअल्स होते थे वो भी सबसे अलग होते थे। ये सब था हमारे फर्स्ट पेज में। देन आफ्टर वी हैव कि जो कल्टीवेटर्स थे, कल्टीवेटर्स कौन होते हैं, जो खेती वगैरह करते हैं वो। तो बाय दैट टाइम वहाँ पर दो टाइप्स के कल्टीवेटर्स थे, एक था जूम कल्टीवेटर्स और दूसरे थे शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, मतलब दोनों एक ही थे, कोई ज़्यादा चेंज है नहीं दोनों में। जूम कल्टीवेटर्स तो पता है सबको कि लोग मतलब जंगल में जाते थे, यूज टू कट द ट्री टॉप, वो ट्री का ऊपर का पूरा काट देते थे ताकि जो सन रेज है वो ज़मीन में आ जाए और ज़मीन की जो घास है वो पूरी सूख जाती थी, और घास सूखने के बाद उसको पूरा जला देते थे और उसकी जो ऐश थी वो पूरे लैंड में उसको बिछा देते थे। क्यों बिछाते थे? ताकि उसकी जो सॉइल है वो क्या हो जाए, एकदम फर्टाइल सॉइल हो जाए, वो मतलब एक अच्छी खेती उपजाऊ मतलब एक ज़मीन बन जाए, इसीलिए। और वहाँ पर ज़मीन जो खेती करते थे वो लोग फिर उसको वहाँ से पूरे हार्वेस्ट वगैरह करके वो फिर वहाँ से कोई दूसरे लैंड पे चले जाते थे, उसको फिर छोड़ देते थे कई सालों के लिए। इसको कहते थे जूम कल्टीवेशन, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव सम हंटर्स एंड गैदरर्स। हंटर्स क्या करते थे, शिकार वगैरह करते थे और वो शिकार पे डिपेंड होते थे। और दूसरे जो थे वो गैदरर्स थे। गैदरर्स क्या करते थे, जंगल में जाते, जंगल में जो भी उनको कुछ मिल जाता फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैसे कि हनी है, कोई ट्री वगैरह है, मतलब ट्री का कोई पेड़ वगैरह है, उसके लकड़े ले जाके मतलब फिर वो बाजार में बेचते, ठीक है। तो ये सब उनका वो चलता रहता गैदरर्स का। देन नेक्स्ट वी हैव सम हर्डेड एनिमल्स, ये हमने कल देखा था, सम हर्डेड एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या, जो हर्डेड एनिमल्स क्या होते हैं, जो कहते हैं ना वो क्या कहते हैं, गौ, वो क्या कहते हैं उसको, हर्डेड को भूल गया मैं वर्ड्स, जो गाय भैंसों को चराते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनीवन रिमेम्बर? हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गौराहा, ऐसा ही कुछ कहता है ना, हिंदी कुछ वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो लोग होते हैं जो मतलब आगे लीड करते हैं और पीछे उनके एनिमल्स आते हैं, जैसे कि गोट, सीप, कैमल, डोंकी, वो सब। तो वो लोग भी यही करते हैं। जैसे कि मान लो गर्मियों में वो लोग निकलते हैं, और जो हर्डेड एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सीजनल होते हैं। जैसे कि अभी बारिश की मौसम है, ठीक है, तो ये सारे हर्डेड एनिमल्स कहाँ होंगे, राजस्थान में होंगे, क्योंकि वहाँ पर बारिश अच्छी होती है। अब जैसे ही वहाँ पर गर्मी आएगी तो वो लोग वहाँ से वो जगह छोड़ देंगे, फिर वो जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो ये काम होता था हर्डेड एनिमल्स का, मतलब एनिमल्स को रखते थे, पालते थे, ठीक है, और उनकी जो चीज़ें होती जैसे कि उनका वुल है, ये सब वो मतलब सेल कर देते थे, और जो भी पैसे आते वो खाने पीने में यूज़ करते थे। ये सब था। एंड सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, और कुछ लोग जो थे वो थे सेटल्ड कल्टीवेशन, मतलब अब ये जो है जूम कल्टीवेशन वो तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमना होता है। फिर ये जो हर्डेड एनिमल्स है वो लोग भी कैसे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे अपने जानवरों को लेके। और जो दूसरे आए वो आए थे सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन मतलब कोई एक जगह मतलब टिक कर वो लोग रहते थे, जहाँ पर उनकी अपनी खुद की लैंड या कुछ जमीन होती, जहाँ पर वो अ, अनाज पानी मतलब वहाँ पर कल्टीवेट करते थे और वो लोग वहाँ पर रहते थे। तो ये सब हमने देखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। अब जैसे कि ये कॉलोनियल, ये भी हमने कल देख लिया, तो व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ। ओके, ये भी मैं भूल गया। ट्राइबल चीफ्स मतलब जो ट्राइब कम्युनिटी होती है, उनका जो मुखिया रहता है, मुखिया मतलब जो हेडमैन कहते हैं, जैसे पुराने पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि पूरी एक ट्राइब कम्युनिटी होती है, और जो वो कम्युनिटी का पूरा जो हेड होता है उसके सिर पे एक अलग सा ताज होता होगा, गोल्डन टाइप का, पूरे पंख वंख लगे होते हैं, वैसे एक उनके चीफ रहते हैं, ठीक है। उनके पास मतलब उनके पास सारी अथॉरिटी, सारे पावर्स होते हैं, और उनका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सारे कम्युनिटी में, और वो जो कहते हैं चीफ वही वो लोगों को करना पड़ता है। क्लियर? तो ये सब था। और धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे ये कॉलोनियल आती गई तो ये जो ट्राइब्स थी उनका जो चीफ था, उनके मतलब जो पावर और अथॉरिटी थी वो सब धीरे धीरे छीन ली गई थी ब्रिटिशर्स से। और इनको फिर लास्ट में क्या बना दिया था, ये ट्राइबल चीफ को एक पपेट बना दिया था उनको, और ब्रिटिश जो कहे वो ये करते थे चीफ, और चीफ जो कहते थे वो नीचे के ट्राइबल लोग करते थे। तो ये एक चीज़ थी यहाँ पर व्हाट हैपन टू ट्राइबल चीफ में। उसके बाद है नेक्स्ट
व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनका क्या होता है? तो देखो, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब घूमते रहते थे, ठीक है? तो मतलब ये जो ब्रिटिशर्स है उनको भी मतलब लगा कि भाई ये जो है उनको मतलब अब हमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स है उनको अब हमें एक जगह पर सेटल्ड कर देना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और उनको जो रेवेन्यू लेना होता है, ठीक है, तो वो लोग तो मतलब दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलोनियल है उन्होंने सोचा कि अभी ये जो है शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स उनको अब हमें एक जगह पूरा सेटल कर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी यहाँ पर। तो चलो अब आगे थोड़ा और देखते हैं यहाँ पर। वन मोर थिंग, क्या मैंने ये कल पढ़ाया था यहाँ पे, व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स के बाकी रह गया था हमारा। व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, ये शायद बाकी रह गया था कल। यस और नो, या कवर अप हो गया है पूरा? स्टूडेंट्स कहाँ चले गए सब? व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स ये हमने कल देख लिया था कि बाकी है? पक्का? ओके ओके, चलो देन। ओके चलो, नेक्स्ट आ जाते हैं फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। चलो आज का हमारा ये टॉपिक है फॉरेस्ट लॉज एंड इम्पैक्ट। चलिए पूरा कवर कर देते हैं आज। आज हमारा एकदम शॉर्ट टॉपिक होगा, ठीक है, जल्दी खत्म हो जाएगा आज। सो डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक मच टाइम। 1 मिनट, लेट मी रोटेट माई स्क्रीन। स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है, क्या बात है आज? 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, नाउ सी फॉरेस्ट लॉज एंड इम्पैक्ट। अब जैसे ये ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कॉलोनियल है वो क्या लेकर आई अपने साथ? एक फॉरेस्ट लॉज लेकर आई। अब जैसे ये फॉरेस्ट लॉज आए, तो फॉरेस्ट लॉज आने के बाद ये जो ट्राइबल लोग थे उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उनके ऊपर क्या नेगेटिविटी आई, वो ये टॉपिक में है पूरा। तो देखो अब, द लाइफ ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स एज यू हैव सीन वाज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो जो भी ट्राइबल्स लोग थे उनका जो जल जीवन जो भी था वो सब किससे रिलेटेड था? वो उनका जो जीवन था वो किससे कनेक्टेड था? पूरा फॉरेस्ट से कनेक्टेड था। क्योंकि जो ट्राइबल्स लोग थे उनका तो मानना है कि ये जो फॉरेस्ट है वो उनके लिए एक घर समान है, एक मंदिर समान है, क्योंकि वो सब उनको चीज़ वहीं पर जंगल में मिल जाती थी। मतलब एक उनकी एक बहुत ही एकदम गहरा कनेक्शन था फॉरेस्ट के साथ ये ट्राइबल लोगों का। सो चेंजेस इन द फॉरेस्ट लॉज हैज़ अ कंसिडरेबल इफेक्ट ऑन ट्राइबल लाइफ। अब जैसे ये फॉरेस्ट लॉज आता है, ठीक है, ये कुछ लॉज लाए थे ब्रिटिशर्स, फॉरेस्ट लॉज, जिसकी वजह से ये ट्राइबल्स लोगों को मतलब बहुत सारी तकलीफों को झेलना पड़ा था उनके जीवन में। The British extended their control over all forests and declared that forests were state property. अब ये जो फॉरेस्ट लॉ आया था, तो फॉरेस्ट लॉ में ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि देयर कंट्रोल ओवर ऑल फॉरेस्ट। उन्होंने कहा कि ये जो पूरा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के ऊपर किसका कंट्रोल रहेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का वहां पर कंट्रोल रहेगा। एंड डिक्लेयर दैट फॉरेस्ट वेयर स्टेट प्रॉपर्टी। और फॉरेस्ट जो है वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? स्टेट प्रॉपर्टी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट की वो प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। देन some forests were classified as reserved forest for the produce timber which the British wanted. और कुछ फॉरेस्ट जो थे वो किसके लिए उन्होंने बचा के रखे? फॉर रिजर्व फॉरेस्ट। अब जैसे कि मान लो ये पूरा फॉरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट क्या कहलाएगा? पूरा स्टेट प्रॉपर्टी कहलाएगा, लेकिन उसमें भी कुछ हिस्सा था जो मतलब ये ब्रिटिशर्स ने बाकी रखा था, उसको ये लोगों ने क्या नाम दिया? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, यहाँ पर दिया हुआ है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट क्यों बाकी रखा था? ताकि वो लोग वहां पर टिम्बर, टिम्बर एक पेड़ होता है जो वहां पर वो उगा सके, ठीक है। और वो जो टिम्बर प्लांट है वो कौन चाहते थे वहां पर उगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो रिजर्व जगह हमने रखी है, रिजर्व फॉरेस्ट, वहां पर हम ये टिम्बर जो है वो वहां पर हम प्रोड्यूस कर सके। इन दिस फॉरेस्ट पीपल वे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली। और जो ये जंगल है वहां पर मतलब लोगों को बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि अब आप लोगों को जंगल में एंट्री नहीं करनी है। प्रैक्टिस जूम कल्टीवेशन, कलेक्शन, कलेक्ट फ्रूट और एनिमल्स। मतलब कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो जूम कल्टीवेशन हो
या कोई कोई फ्रूट लेने आता हो या कोई जानवर को हंट करने आता हो, वो सबको मतलब इधर लोगों ने क्या बोल दिया, मना ही कर दिया। दे वर नॉट अलाउड टू कम इनटू द फॉरेस्ट। हाउएवर जूम कल्टीवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। अब जो जूम कल्टीवेटर्स थे, तो जूम कल्टीवेटर्स का तो काम क्या होता था कि आज ये जंगल में तो खेती खत्म हो गई तो फिर दूसरे किसी जंगल में जाएंगे, वहां पर खेती खत्म हो गई तो किसी और जंगल में जाएंगे। तो उनके लिए भी एक पूरी क्या होती है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन आ रही थी कि वो जिंदा रहे तो कैसे जिंदा रहेंगे यूं। ठीक है, अब उनके पास तो कोई जंगल वगैरह था नहीं, क्योंकि सारे जंगलों पे किसका राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था। तो उनके पास कोई चांस नहीं था सरवाइव करने के लिए। तो क्या होता है आगे देखते हैं। मेनी वेर देयरफॉर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च फॉर ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड। तो इसकी वजह से जो झूम कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने क्या किया, वो अलग अलग एरियाज में चले गए। क्यों चले गए, कुछ काम वगैरह ढूंढने। और उनको काम भी कैसा मिलता, कहीं कोई रोड बनाना है, कोई माइनिंग की फैक्ट्रीज है, वहां पर ये लोगों को काम मिल जाता और उनका मतलब वहां पर गुजारा भी हो जाता था। But once the British stopped the tribal people from living inside forest, they faced a problem from where would have the forest department get its labor to cut trees for railway sleepers and to transport log. अब देखो यहाँ पर, but once the British stopped the tribal people from living inside forest, अब जैसे कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों को अंदर से मतलब जंगल में आने को तो मना कर दिया। ठीक है, अब ब्रिटिश लोगों, जो ब्रिटिशर्स है, उनको भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे। तो क्या प्रॉब्लम थे वो, कि फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट इट्स लेबर। तो जो उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, और वो लोग थोड़े टेंशन में थे। देवर मतलब थोड़े टेंशन में थे। क्या टेंशन था उनको, कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो लेबर चाहिए थे, ठीक है, ट्रीज वगैरह काटने के लिए, तो वो लेबर कहाँ से लाएंगे। और जो लेबर जो चाहिए, जो ट्री काटते हैं, वो जो ट्री काटते हैं, उसके बाद जो वुड वगैरह होता है, वो वुड का क्या करते थे ये लोग, जो रेलवे स्लीपर्स होते हैं। अब पहले तो क्या था कि जैसे कि ये पूरी रेलवे ट्रैक है, सॉरी 1 मिनट। रेलवे स्लीपर क्या है मैं बताता हूँ। देखो, ये रेलवे ट्रैक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे जो कंक्रीट के ऊपर जो बिछाई जाती है ना प्लेट, यहाँ पर वो पहले लकड़े की रखी जाती थी यहाँ पर। ठीक है, ये जो पूरी प्लेट है, ये पहले यहाँ पर लकड़े की रखी जाती थी। इसको हम कहते थे रेलवे स्लीपर्स। और उसके थोड़े आजू बाजू क्या रखे जाते थे, वो कंकड़ रखे जाते थे ब्लैक कलर के। तो वहां पर ये जो ट्रीज है वो काटने पड़ते, तो उसके लिए लेबर भी चाहिए थे। ठीक है, किसके लिए, फॉर रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर्स के लिए उनको ये लकड़ियां चाहिए थी कटिंग करने के लिए। एंड टू ट्रांसपोर्ट लॉग्स, मतलब जो लकड़ा होता तो लकड़े को ट्रांसपोर्ट भी करने होते थे, तो उसके लिए इनको लेबर भी चाहिए ब्रिटिशर्स को। और उन्होंने तो साफ मना कर दिया था ट्राइबल्स को कि आप लोगों को अब तो फॉरेस्ट में आना नहीं है। तो उनके लिए भी थोड़ा एक प्रॉब्लम था। सो कॉलोनियल ऑफिशियल्स केम अप विद अ सॉल्यूशन। और उसके बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्हें एक सॉल्यूशन मिला है। क्या मिला है सॉल्यूशन, देखते हैं। They decided that they would give Jhum cultivators small patches of land in the forest and allow them to cultivate these on the condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after forest. ओके, तो देखो, अब ये जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने एक सॉल्यूशन लाए। और वो सॉल्यूशन लाए भी तो क्या लाए, उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो झूम कल्टीवेटर्स है, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, ठीक है, अपने लैंड को ये प्रोड्यूस करने के लिए, खेती वगैरह के लिए, तो उन्होंने झूम कल्टीवेटर्स को कहा कि हम आप लोगों को एक छोटी सी लैंड दे देंगे, एक छोटी सी जमीन दे देंगे आप लोगों को जंगल में। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोग वो जमीन में मतलब रह सकते हो। ठीक है, वहां पर आप कल्टीवेट कर सकते हो, अपनी जमीन वगैरह कर सकते हो। एंड दिस ऑन द कंडीशन, और वो भी एक कंडीशन के तहत, उसके अंदर भी एक क्या होगी, एक कंडीशन होगी। वो कंडीशन क्या होगी, कि आप लोगों को हमें लेबर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। चलो, नो डाउट, ये लोगों ने मतलब इनको ये लैंड तो दे दी, ठीक है, ये पूरा फॉरेस्ट तो उनको दे दिया, थोड़ा सा टुकड़ा, फॉरेस्ट का टुकड़ा। और उनको बोल भी दिया कि आप लोगों को आज से यहाँ पर कल्टीवेट करना है जंगल में। लेकिन वो भी क्या शर्त थी, कि आप लोगों को हमें मजदूर पहुंचाने पड़ेंगे। किस लिए, टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां पर आपको मजदूर पहुंचाने पड़ेंगे ट्रीज वगैरह काटने के लिए। और दूसरी चीज कि ये जो पूरा जंगल है वो आप लोगों को पूरा लुक आफ्टर करना है, मतलब आप लोगों को जंगल की पूरी निगरानी रखनी है। ये कंडीशन उन्होंने रखी।
तो so in many regions the forest department established forest villages to ensure a regularly supply of cheap labor. तो देन आफ्टर क्या हुआ कि जो कुछ जूम कल्टीवेटर्स थे तो वो लोग मतलब एग्री हो गए, तो ये ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर एक छोटा सा मतलब सबको लैंड दे दिया, तो वो लोग वहाँ पर रहने भी आने लगे, वहाँ पर कल्टीवेट भी करने लगे। और मतलब वहाँ पर ये सब काम जो हो रहा था वो भी कैसे हो रहा था, एकदम चीप लेबर में। और जो वहाँ पर उनको जो मजदूर भी मिल रहे थे, तो मजदूर को कैसे ले रहे थे, एकदम चीप लेबर दे रहे, एकदम सस्ता उनको भत्ता वगैरह दे रहे थे, एकदम सस्ता, बहुत ही कम पैसे दे रहे थे उनको काम के मुकाबले, राइट। ये था। देन मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज, और कई सारे दूसरे ऐसे ट्राइबल्स थे जिन्होंने मतलब विरोध किया ये फॉरेस्ट लॉज के सामने, एंड दे डिसओबेड द न्यू रूल्स। और कई लोगों ने तो क्या किया, बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम ये रूल्स को बिल्कुल भी ओबे नहीं करेंगे, एंड कंटिन्यूड विद प्रैक्टिस दैट वेर डिक्लेयर्ड इलीगल एंड एट टाइम्स रोज इन ओपन रिबेलियन। और कुछ लोगों ने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया कि हम तो ये फॉरेस्ट लॉ को बिल्कुल नहीं मानेंगे, हम तो जो करते थे वही करेंगे, जैसे कि जूम कल्टीवेटर से फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मतलब जंगलों में जाना, हनी, फिर कुछ ट्री वगैरह लेकर आना, तो ये सब वो मतलब कंटिन्यू करने लगे, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि एक बड़ा सा एक रिबेलियन खड़ा हो गया। रिबेलियन मतलब एक विद्रोह खड़ा हो गया ट्राइबल्स और कॉलोनियल के सामने, बीच में मतलब। सच वॉज द रिवोल्ट ऑफ सोनग्राम संगमा संगमा इन 1906 इन आसाम। और यहाँ पर एक रिबेलियन का नाम लिखा हुआ है कि जो रिवोल्ट एक हुआ था वो क्या हुआ था, रिवोल्ट क्या था, सोनग्राम संगमा, जो 1906 में हुआ था आसाम में। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है शायद। एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930s इन द सेंट्रल प्रोविंस, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स यहाँ पर ईयर्स लिखे हुए हैं। और जो फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ था, जो जंगल का जो सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था 1930 में, सेंट्रल प्रोविंस में हुआ था, जो अपने वेस्ट बंगाल वगैरह कहते हैं वहां पर। देन यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर यहां तक सबको? ओके। देन द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। अब देखो, ऊपर हमने बात कर दी कॉलोनियल की, कॉलोनियल आए तो जो वहाँ पर फॉरेस्ट लॉज लेकर आए, तो फॉरेस्ट लॉज आए तो ट्राइबल्स लोगों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हमने देखा। अब हम देखेंगे द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। ट्रेड मतलब जो बिजनेसमैन थे ना, उनके बारे में बात करते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम आया देखते हैं। तो देखो, ड्यूरिंग द 19th century ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड दैट द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट मोर ऑफन। अब 19th सेंचुरी में जो ट्राइबल्स लोग थे, उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स और मनी लैंडर्स है वो मतलब जंगल में आया जाया करते हैं, ठीक है। मोर ऑफन दे कम टू द फॉरेस्ट एंड वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और वो जंगल में भी क्यों आते थे, क्योंकि जंगल से उन लोगों को कुछ चीजें चाहिए होती थी, जैसे कि मान लो हनी चाहिए उनको, बाकी कुछ लकड़े वगैरह चाहिए, तो वो जंगल में आते थे। ऑफरिंग कैश लोन्स, तो वो मतलब ट्राइबल्स को कुछ पैसे देते थे, लोन्स देते थे, ठीक है। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और उनको फिर कहते थे कि आप हमारे लिए कुछ मजदूरी करो। जो ट्रेडर्स होते थे वो कहते थे ट्राइबल्स को कि आप लोग हमारे लिए कुछ मजदूरी करो कुछ पैसों के लिए, यूं। इट टुक ट्राइबल ग्रुप सम टाइम टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। और जो ये ट्रेडर्स है, जो मनी लैंडर्स है, तो वो भी अपने मतलब के हिसाब से वहां पर आते थे। और ये भी ये लोगों ने फिर बाद में समझा, जो ट्राइबल्स लोग थे उन्होंने फिर बाद में उनको पता चला कि ये लोग अपने मतलब से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमें आते हैं, फिर कुछ पैसे वगैरह देते हैं और कहते भी है कि आप हमारे लिए कुछ काम करो, लेकिन वो अपने मतलब से आते हैं। तो देखो वो मतलब क्या है, मैं अभी बाद में बताता हूँ आपको। सॉरी, कहाँ गया, ओके। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क। अब ऐसा एक एग्जांपल आया यहाँ पर सिल्क के लिए। देखो, अब जैसे हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था, राइट, तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर थे, जब कॉलोनियल का राज यहाँ पर चल रहा था, तो हमारे इंडिया में सिल्क एंड कॉटन, ये दो चीज़ों की बहुत ही डिमांड थी, ठीक है, अब्रॉड में। और ये दो चीज़ हमारे इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस होती थी, सिल्क एंड कॉटन, ये याद रखना। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया है, वो दिया है सिल्क का। तो देखो जो है, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोवर्स। तो कुछ लोग होते थे जो सिल्क ग्रो करते थे, उसके बारे में ये है। इन द 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोप मार्केट्स। अब देखो 18th सेंचुरी में जो इंडियन सिल्क थी
जो इंडियन सिल्क था, जो एक कपड़ा आता है रेसे टाइप का, उसकी मतलब बहुत ही डिमांड थी यूरोपियन मार्केट्स में। द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क वॉज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली। और उस टाइम पे जो इंडिया की जो सिल्क की जो क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी, ठीक है, उसके मतलब जो उसकी जो वैल्यू थी वो भी एकदम हाई थी, और उसको इंडिया से एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर की कंट्रीज में, वो भी एकदम बहुत ही ज़्यादा। एज द मार्केट एक्सपांडेड, अब जैसे जैसे मार्केट फैलता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल ट्राई टू एनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, तो ऑफिशियल्स क्या करने लगे, वो ट्राइबल्स लोगों को मतलब एनकरेज करने लगे कि आप लोग इसका प्रोडक्शन चालू रखो, इसको मतलब आप ग्रो करते रहो, ठीक है, सिल्क जो सिल्क प्रोडक्शन है उसको। देन हजारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड, हजारीबाग जो जिसको अभी हम झारखंड के नाम से जानते हैं, was an area where the संथाल्स reared cocoons। कुकुन्स जो एक जो कहते हैं ना सिल्क का, तो सिल्क के अंदर आता है कुकुन्स। तो ये कुकुन्स को मतलब क्या करते थे, रियर करते थे। ये संथाल्स एक कम्युनिटी है, ट्राइबल्स कम्युनिटी है, जो ये कुकुन्स को एकदम रियर करते थे, मतलब संभाल के रखते थे। एंड द ट्रेडर्स डीलिंग इन सिल्क सेंट इन देयर एजेंट्स हु गेव लोन्स टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्टेड द कुकुन्स। अब जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रेडर्स थे, अब सुनना यहाँ पर कुछ ट्विस्ट आ रहा है, जो प्रॉब्लम आ रहे थे ट्रेडर्स के साथ क्या थे। तो जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो अपने एजेंट को भेजते थे। द ट्रेडर्स यूज टू सेंड देयर एजेंट, वो अपने जो एजेंट होते थे वो ट्राइबल के पास भेजते थे, और ट्राइबल के पास जाकर क्या करते थे, वो लोग डील करते थे। क्या डील करते थे कि भाई हम आपको पैसे देते हैं और वो जो सिल्क है वो आप हमें दे दो, राइट। तो एजेंट वहां जाकर उनसे डील करता, उनको पैसे दे देता, और वहां से जो कुकुन्स होते थे सिल्क के, वो मतलब वहां से वो एजेंट लेकर आ जाता। तो यहाँ पर क्या होता, देखो, द ग्रोवर्स वेर पेड ₹3 to ₹4 फॉर 1,000 कुकुन्स। और जो ट्राइबल्स थे, जो ग्रोवर्स थे, उनको क्या मिलता था, ₹3 to ₹4 फॉर 1,000 कुकुन। अब बहुत सारे मतलब थाउजेंड्स ऑफ कुकुस के उनको सिर्फ इतने रुपए मिलते थे, किनको, ग्रोवर्स को, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको। एंड दीज वेर देन एक्सपोर्टेड टू बर्डवान और गया, वेर दे वेर सोल्ड एट 5 times द प्राइस। और ये जो है कुकुन्स, वो कहाँ मतलब एक्सपोर्ट किया जाता था, बुर्दवान और गया में, जिसकी प्राइस भी कैसी होती थी, 5 टाइम्स ज्यादा होती थी यहाँ से। मतलब जो चीज उन्होंने ग्रोवर को 3 या 4 रुपए में बेची है, वो दूसरे देशों में कितने रुपए में बेचते थे, मोर देन 5, मतलब 5 गुना ज्यादा कीमत में उसको बेचते थे, मतलब 15 से 20 रुपए में वो लोग वहां पर बेचते थे। तो यहाँ पर जो ग्रोवर्स है उनको तो कितना लॉस होता होगा, राइट। तो देखो यहाँ पर the middlemen, so called because they arrange deals between the exporters and exporters and silk growers। तो जो मिडलमैन है, मिडलमैन कौन था, जो एजेंट है वो, ठीक है। तो मिडलमैन कौन होता है, सो कॉल्ड बिकॉज दे वेर अरेंज डील बिटवीन द एक्सपोर्टर्स एंड द सिल्क ग्रोवर्स। और जो मिडलमैन होता है, मिडलमैन का काम क्या होता है कि जो डील करवाता है, किसकी डील करवाता है, जो एक्सपोर्टर्स, जो बाहर का देश होता है वो, और जो सिल्क ग्रोवर्स होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच मतलब ये जो डील करवाता है उसको कहते हैं मिडलमैन। एंड दूसरा कहाँ गया, सॉरी, मेड ह्यूज प्रॉफिट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे कौन बनाता था, कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो, और जो मिडलमैन होते थे, ठीक है। जो ये ट्रेडर्स है वो मिडलमैन को बेचता था ट्राइबल के पास। ये ट्रेडर है, ये एजेंट है, और ये ट्राइबल है। ट्रेडर्स बेचता था एजेंट को, एजेंट इसको कम पैसे देता था। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसे किसने कमाए, एजेंट और ट्रेडर्स ने, राइट। तो देखो यहाँ पर द सिल्क ग्रोवर्स अर्न वेरी लिटल। अब जो बेचारा सिल्क ग्रोवर्स है, जो मतलब इतनी सारी मेहनत करता था सिल्क को उगाने में, उसको बहुत ही कम पैसे मिलते थे। एंड अंडरस्टैंडेबली मेनी ट्राइबल्स ग्रुप सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। और इसीलिए फिर उनको पता चला कि ये जो हमारा जो ट्राइबल ग्रुप है उनको मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जो ये मार्केट में जो ट्रेडर्स है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, एक एनिमी है, मतलब वो हमारे बहुत ही बड़े दुश्मन है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें एकदम बहुत ही कम पैसे देते हैं, और हमसे वही चीज ले जाकर वो मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों में भेजते हैं, और वहां पर वो एकदम हाई प्राइस में बेचते हैं।
तो उनका तो मतलब क्या होता है, पूरा एक्सप्लॉइट हो रहा है ना उनको, तो मतलब जो ट्राइबल ग्रुप होता है उनको तो पूरा एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है। तो उनको फिर पता लगा कि ये तो हमारा मतलब क्या कहते हैं, हमारा ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये चीज थी यहाँ पर। देन द सर्च फॉर वर्क, द सर्च फॉर वर्क में देखते हैं The plight of the tribals who had to go far away from their homes in search of work was even worse. अब मान लो जैसे कि कोई ये ट्राइबल्स लोग हैं, अब ब्रिटिश जो कॉलोनियल थे वो मतलब एक लॉ लाए थे, फॉरेस्ट लॉज, ठीक है। उसके बाद तो मतलब कई लोगों ने तो वहां पे रिबेलियन वगैरह सब खड़े कर दिए। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग मतलब अपना घर छोड़कर कहीं दूर दूर मतलब जा रहे थे काम ढूंढने के लिए। लेकिन वो भी क्या होता था, एकदम वर्स होता था, वो भी एकदम बहुत ही गंदा होता था वहां पे। वो भी क्या होता था उनके साथ अत्याचार में, देखो। फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी, अब 19th सेंचुरी के लेट में टी प्लांटेशन स्टार्टेड कमिंग अप। तो जो टी प्लांटेशन होता है, कि जो असम वगैरह में होते हैं टी प्लांटेशन, वो मतलब थोड़ा बाहर आया। एंड माइनिंग बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री। और उस टाइम पे जो माइनिंग वगैरह होती थी वो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट था वहां पर ब्रिटिश के टाइम पे। एंड ट्राइबल्स वेर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ असम एंड द लोकल माइंस ऑफ झारखंड। और जो मतलब ट्राइबल्स लोग होते थे उनको मतलब रिक्रूट किया जाता, मतलब उनकी भर्ती की जाती थी किसमें, जो टी प्लांटेशन होती थी। 1 मिनट, सॉरी। तो स्क्रीन दिख रही है बेटा सबको मेरी, यस और नो? स्क्रीन दिख रही है? ओके। तो देखो यहाँ पर कि जो भी मतलब ट्राइबल्स थे उनको मतलब रिक्रूट किया जाता, उनकी भर्ती की जाती थी बहुत ही बड़ी संख्या में, ठीक है। वो भी किस काम के लिए, फॉर टी प्लांटेशन। जो टी प्लांटेशन होता था असम में, वहां पर उनकी भर्ती की जाती थी। टी प्लांटेशन में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है उनको तोड़ के बास्केट में डालना होता है, वो काम होता है। एंड कोल माइंस इन झारखंड, और झारखंड में जो कोल माइंस थी जहाँ पर बड़ी बड़ी पत्थरों को तोड़ना पड़ता है, वहां पर क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो पूरा विस्फोट वगैरह होते हैं माइनिंग में, ठीक है। तो ये सब वहां पर होता रहता था माइनिंग में झारखंड में। सो दे वे रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मिजरेबली लो वेजेस। और वहां पर जो भी इनको मतलब रिक्रूट करता, जो कॉन्ट्रैक्टर उनको वहां पर लेकर जाता, वो उनको मतलब बहुत ही कम पैसे देते थे वहां पर। वेजिस मतलब भत्ता जो कहते हैं, वो पैसे देना, उनको बहुत ही कम पैसे देते थे। एंड प्रिवेंटेड देम फॉर रिटर्निंग होम। और उनको मतलब घर जाने के लिए भी ये लोग बना करते थे कि आप लोग मतलब अभी घर नहीं जा सकते हो, अगर आप लोग घर गए तो आपकी ये नौकरी भी चली जाएगी। तो ये सब उनको डर मतलब ये लोग बता रहे थे यहाँ पर कि अगर आप लोग घर ये नौकरी छोड़कर चले गए तो आपकी नौकरी नहीं रहेगी, ठीक है, हम आपको दोबारा नहीं रखेंगे। सो दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिटर्निंग होम। तो मतलब ये लोग जो ट्राइबल्स हैं उनको मतलब घर पे भी नहीं जाने देते थे, राइट। तो ये सब चीजें जो है वो ट्राइबल्स लोगों के साथ होती थी यहाँ पर। क्लियर? तो ये था हमारा टॉपिक, द सर्च ऑफ वर्क। यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? ओके। देन नेक्स्ट वी हैव अ क्लोजर लुक। तो चलो ये जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत ही बड़ा है टॉपिक, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। क्लियर?